पीपीटी एक बार शेयर कर देगा आप लोग सबके साथ में। Is the PPT visible to everyone? Yes, ma'am. ओके। ठीक है। इन केस कुछ विजिबल नहीं होने से या अगर यू लेट मी नो, कुछ क्लियर नहीं हुआ या वॉइस कट रहा है तो आप हमको बता देना। ओके, सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। अभी 47 पार्टिसिपेंट्स हैं। आई एम हैप्पी विद द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। So, once again, I'll introduce myself. My name is Miss Marco Kenna. I'm a nursing officer at AIIMS Guwahati. And today we will discuss about the last 45 days strategy for North 11. तो as you all know कि North 11 का उस दिन ही notification आया था and now we do not have many days left with us. आज already June 27 है और ये exam September 12 को होगा। तो फर्स्टली देयर इज़ नॉट मच टाइम, हाथ में 45 डेज़ ही है, बट इट डज़न्ट मीन कि इट्स इम्पॉसिबल। माय स्टूडेंट्स विल नो, I came from Arunachal University of Studies। on March 12 तारीख को हम घर आया था, नाहरलगुन आया था एंड एग्ज़ाम वाज़ ऑन April 12। तो मेरा हाथ में भी बस 1 मंथ का ही टाइम था एंड आई डिड इट, सो आई बिलीव दैट यू कैन आल्सो डू इट। गिवन आप स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों एक साथ करो। बस हार्ड वर्क करने से नहीं होगा, 45 डेज़ ही है, ये टाइम को बहुत जुडिशियसली आपको यूज़ करना होगा। सो वी विल सी 45 डेज़ को हम लोग कैसे करके यूटिलाइज़ करेगा, वन बाय वन वी विल लुक एट इट। ओके। तो फर्स्टली रूल नंबर 1 इज़ टू स्टॉप कलेक्टिंग न्यू रिसोर्सेज। इसलिए मैंने ग्रुप में पूछा था विच बुक आर यू यूजिंग टारगेट हाई, मिशन परिचारिका, पीआर यादव या एनक्लिक्स, जो भी आपके पास में बुक है। उसके अलावा अभी आपको नया नहीं खरीदना है, देयर इज़ नॉट मच टाइम और उसका यूज़ भी नहीं होगा नया अगर आप खरीदेगा अभी तो। अगर आप अभी तक नहीं खरीदा है एज ऑफ नाउ, इफ़ देयर इज़ समवन हु इज़ अ फ्रेशर, उसको हम सजेस्ट करेगा कि यू बाय मिशन परिचारिका बुक। तो वो कंसेप्ट के लिए वो बहुत अच्छा है और उसका मिशन परिचारिका का जो थ्योरी बुक अलग होता है, देन पीवाईक्यू बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक अलग से आता है। वो ग्रुप में हम लिंक शेयर कर देगा। अगर एज़ ऑफ नाउ अभी तक नहीं खरीदा है तो वो खरीद लेना। अगर ऑलरेडी कुछ बुक्स रिसोर्स है तो और एक्स्ट्रा मत खरीदो। पीडीएफ वगैरह जितना रिसोर्सेज नीडेड है वो हम ग्रुप में भेज देगा। दैट इज़ मोर देन इनफ। नया रिसोर्सेज, नया टेलीग्राम चैनल, नया यूट्यूब चैनल का पीछे नहीं भागना है। दैट इज़ नंबर 1 थिंग फॉर दिस 45 डेज़। उसके बाद में फर्स्ट इज़ नॉन नेगोशिएबल इज़ फिनिश ऑल द पीवाईक्यूज़। मतलब पीवाईक्यूज़ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नॉर्सेट 1 से लेके 10 तक, अभी 10 हो गया है ना, तो कोशिश करो कि उस सबको ख़त्म करो। तो मेरे पास तो लास्ट ईयर टाइम नहीं था, 1 मंथ में तो इट्स नॉट पॉसिबल, बट एटलीस्ट आई गिव नॉर्सेट 8, सो आई कंप्लीटेड नॉर्सेट 7 एंड 6, एटलीस्ट 2 का तो। अभी आप लोग नॉर्सेट 11 दे रहे हैं तो नॉर्सेट 10 या 9 9 8 9 10 का तो एटलीस्ट आपको प्रीलिम्स और मेंस का पेपर आप सॉल्व करो ही करो। उससे क्या होगा, मैंने पहले भी बताया था, यू विल अंडरस्टैंड कि कौन-सा थीम बार-बार आ रहा है। जैसे हमको पता है कि ईसीजी बार-बार आता है, बर्न्स आता है, शॉक आता है। कैसे पता है? बिकॉज़ आई हैव सॉल्व्ड पीवाईक्यू ना, तो आपको भी उससे ही पता चलेगा। यू सॉल्व पीवाईक्यू, पीवाईक्यू सॉल्व करने से ही आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन का लेवल कितना है, आपको कितना आ रहा है और कौन-सा थीम बार-बार रिपीट हो रहा है। ओबीजी में कौन-सा क्वेश्चन बार-बार आ रहा है, मैकेनिज़्म ऑफ लेबर आ रहा है क्या, ये कौन-सा आ रहा है, तो यू विल नो फ्रॉम पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट है एंड कुछ-कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट रिपीट हो जाता है। प्रीलिम्स वाला भी मेंस में डायरेक्ट रिपीट हो जाता है और सपोज़ नॉर्सेट 7 में आया था, तो वो भी नॉर्सेट 8 में रिपीट हो जाता है। तो इसलिए पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी सिंस यू डोंट हैव मच टाइम, 45 डेज़ में सबसे पहले पीवाईक्यू करो, 2-3 पीवाईक्यू तो करके ही रखो। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। सेकंड इज़ फोकस ऑन द हाई यील्ड टॉपिक। हाई यील्ड टॉपिक मतलब जो बार-बार रिपीट होते रहता है। तो इफ यू विल सी, अगर आप 2-3 पीवाईक्यू करेगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओह! अच्छा, यहाँ से तो बार-बार आ रहा है, इन्फेक्शन कंट्रोल से बार-बार आ रहा है, या फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से बार-बार आ रहा है, या साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से क्लोज़ापिन, लिथियम, ईसीटी बार-बार आ रहा है। तो आप जब पीवाईक्यू 2-3 करेगा ना, आपको वो पैटर्न समझ में आ जाएगा। ओह! ये इन लोग का फेवरेट टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन बार-बार आ रहा है। तो ऐसा हाई यील्डिंग टॉपिक्स आज हम ग्रुप में भेज दिया था नर्सिंग नेक्स्ट लाइव से निकाल के। तो नर्सिंग नेक्स्ट लाइव, मिशन परिचारिका, दीज़ आर वेरी सक्सेसफुल मतलब वो चैनल्स। उन लोग वो लोग अच्छे से रिसर्च करके ढूँढ के ये सब निकाला हुआ है। तो आपको रेदर देन फॉलोइंग एनी यूट्यूबर और इवन फॉलोइंग मी, ये लोग अच्छे से रिसर्च करके बनाता है। तो वो लोग जो हाई यील्डिंग टॉपिक बोला है ना, वो टॉपिक्स पे आप जो फोकस करो एंड आप जब खुद भी पीवाईक्यू करेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कम टाइम देना है। और हम प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, अभी आपके पास समय नहीं है, माइनर सब्जेक्ट्स को तो ध्यान ही मत दो। माइनर सब्जेक्ट से आता है तो आएगा,
सी कभी भी एंट्रेंस में यू विल नॉट नो 100 से 100 क्वेश्चंस तो आपको आएगा ही नहीं, दैट इज़ इम्पॉसिबल। मेरा खुद का टारगेट था कि प्रीलिम्स में आउट ऑफ 100 टॉपिक आई विल डू ओनली 80, फिर भी हम 85 करके आए हैं, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको 100 का 100 क्वेश्चन आएगा। तो नहीं भी आता है तो नो इश्यू, मेजर सब्जेक्ट्स में ही ध्यान देना है। मेजर सब्जेक्ट्स क्या-क्या है आपका? मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, नर्सिंग फाउंडेशन, ओबीजी, आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, आपका साइकियाट्रिक एंड योर व्हाट एम आई मिसिंग? पीडिया। तो ये मेजर सब्जेक्ट्स को ही आपको ध्यान देना है, और इसमें भी मेजर सब्जेक्ट में भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बहुत वास्ट है, उसमें भी आपको सिस्टम वाइज प्रायोरिटी रखना है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईएनटी का कंपेयर में या ऑप्थेल का कंपेयर में, तो आपको उसमें भी वो प्रायोरिटी सेट करना है कि अच्छा ये सिस्टम को हम पहले पढ़ेगा, अगर मेरे पास टाइम बचा तो फिर जाके हम बोन्स का चैप्टर या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ेगा, क्योंकि वहाँ से तो क्वेश्चन हार्डली आता है ना, बट वेयर कार्डियक सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप ऐसे सिस्टम को छोड़ना। अगर आप ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को चुना ओवर द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो आपका तो लॉस हो जाएगा। कार्डियक से तो एवरी ईयर 4 या 5 क्वेश्चन आता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से हार्डली 1 क्वेश्चन आएगा, या कोई-कोई साल में तो आता भी नहीं है। तो उसमें भी आपको स्मार्ट चॉइसेस करना है कि एक सब्जेक्ट में भी कौन-सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको पहले कवर करो, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो आफ्टर दिस आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट इज़ ओके। तो आज का जो पोल से ग्रुप में जो पोल किया था, उससे हमको पता चला कि मोस्ट ऑफ यू आर बिगिनर्स और फ्रेशर्स, तो और आप लोग अभी तक शुरू भी नहीं किया है, तो फॉर यू तो द टारगेट विल बी टू कंप्लीट द हाई यील्डिंग टॉपिक फर्स्ट, और हाई यील्डिंग टॉपिक को खत्म करने के साथ-साथ उसका एमसीक्यू जितना भी आपसे हो रहा है, दिन में 10 हो रहा है, 20 हो रहा है, 25 हो रहा है, हाई यील्डिंग टॉपिक को करने के साथ-साथ उसका क्वेश्चंस भी कर लो। कभी-कभी क्या होता है ना, वी फील अज़्यूम करते हैं कि हाँ, हमको तो ट्यूबरक्लोसिस में सब आता है, बट व्हेन यू डू द एमसीक्यू आपको समझ में आएगा कि ओह! ये तो इसको तो हम ऐसे सोचा ही नहीं था। तो एमसीक्यू करने से ना और क्लैरिटी मिलता है। आप थ्योरी पढ़ो, एमसीक्यू करो, थ्योरी पढ़ो, एमसीक्यू करो, ऐसा आपका जो बिल्डिंग है, फाउंडेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो बट फॉर समवन जो अभी सेकंड टाइम दे रहा है या थर्ड टाइम दे रहा है, यहाँ पे ऐसा लोग भी है ना जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, मास्टर्स कर चुका है, तो जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, नॉर्सेट का थोड़ा आइडिया है, बहुत सारा एंट्रेंस पहले दे चुका है, तो आप लोग के लिए इफ़ योर टॉपिक्स आर ऑलरेडी कवर्ड, इट्स हाई टाइम टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस मत करो। अभी जो टॉपिक आप कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जाम्पल ईसीजी, आई वाज़ वेरी वीक इन ईसीजी, तो हमको पता है कि ईसीजी से क्वेश्चंस, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, और क्वेश्चन भी बहुत सारा आता है, 4-5 आता है, और हमको नहीं आता है, तो उसको हम टाइम लेके भी 2-3 घंटा लेके भी उसको हम अच्छे से पढ़ाई किया था। तो आप भी ऐसा करो, जो रिपीटर्स है, आप लोग उस पे फ़ोकस करो जिस टॉपिक में आप जो वीक है, रेदर देन स्टडीइंग एवरीथिंग, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा। बट फॉर फ्रेशर्स आप लोग हाई यील्डिंग टॉपिक्स को खत्म करके उसके बाद में एमसीक्यूज़ करो। तो एमसीक्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, उससे पता चलेगा कि आपका मतलब कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, इससे एमसीक्यू से ही पता चलेगा। थ्योरी पढ़ के कभी पता नहीं चलती कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एमसीक्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, नंबर 4, नेवर इग्नोर द इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो क्या होता है ना, थ्योरी पढ़ेगा, एमसीक्यू करेगा, थ्योरी पढ़ेगा, एमसीक्यू करेगा, पीपल टेंड टू इग्नोर दिस इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो व्हेन आई गिव नॉर्सेट 8, उसमें भी 8 से 10 प्रीलिम्स में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, मेंस में भी आ गया था 8 से 10। तो 8 टू क्वेश्चन जो बहुत रैंक में, बहुत 2-3 मार्क्स से ही रैंक 1000 का डिफरेंस हो जाता है। तो इसीलिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन को भी एकदम छोड़ना नहीं है, उसको भी देखते रहो साइड बाय साइड, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं टॉपिक्स, जब थ्योरी बेस्ड आप जब हाई यील्डिंग टॉपिक पढ़ेगा ना, उससे रिलेटेड इमेज बेस्ड क्वेश्चन जैसे ईसीजी, स्ट्रिप्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, पोजीशनिंग हो गया, ये सबको देन एंड देयर खत्म करते जाओ। तो इफ यू मेनी ऑफ यू ऑलरेडी हैव टारगेट हाई बुक एंड मिशन परिचारिका एंड पीआर यादव, तो पीआर यादव में शायद ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन इतना दिया हुआ नहीं है। कुछ-कुछ इफ पॉसिबल आई विल फाइंड एंड आई विल गिव इन द ग्रुप, आप लोग उससे भी देख लेना, और यूट्यूब में भी फ्रीली अवेलेबल होगा, वो भी हम लिंक वगैरह ग्रुप में डाल देगा। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इससे भी 8-10 क्वेश्चन आ जाता है इमेज बेस से। तो आई होप दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल। वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मूला बुक। हम लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हम लास्ट वीडियो में भी बताया था कि व्हेन आई वाज़ गिविंग माय मेंस एग्ज़ाम, मेंस या प्रीलिम्स आई फॉरगॉट, बट उसमें एक आया था बर्न्स का, कि एक पेशेंट इमरजेंसी में आया है, 40% बर्न हो गया है, उसको कितना फ्लूइड जाएगा। तो ऐसे नहीं कि बर्न्स मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, आई रिमेंबर्ड द 9/9 रूल जो भी है वो हमको याद था, बट जो बर्न्स का जो फ्लूइड कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है, वही हम भूल गए बिकॉज़ देयर वाज़ नो रिवीजन। एंड
क्या होता है ना, एग्ज़ाम कल है, तो आज रात रात आप बहुत सारा फ़ॉर्मूला होता है, आप उसको कहाँ-कहाँ घूम के मतलब ढूँढ-ढूँढ के आप पढ़ेगा ना। तो रेदर देन दैट ये हम रियलाइज़ किया है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक ए फ़ॉर्मूला बुक। उसमें छोटा-छोटा ड्रग कैलकुलेशन, एबीजी का वैल्यू, जो चीज़ मतलब ईज़ी है लेकिन आप भूल जाएगा, लास्ट में एक बार देखना पड़ेगा एग्ज़ाम से पहले। कल एग्ज़ाम है तो आज रात देखना पड़ेगा या सुबह एक बार देख के जाना पड़ेगा। ऐसा वाला एक बुक बना लो। एक्स्ट्रा से इसमें मेहनत मत करो, इसको फैंसी होने का ज़रूरी नहीं है। छोटा-सा एक कॉपी रखो, उसमें बस लिखते जाओ। जो भी फ़ॉर्मूलाज़ है, उसको एग्ज़ाम से पहले एक बार देखने से बहुत हेल्प हो जाएगा। जैसे ये अबगार स्कोर, जीसीएस हो गया, ग्लासको-कोमा स्केल, ये सब बहुत ईज़ी है, लेकिन भूल जाते हैं, फटक से आपको कोई पूछ देगा एग्ज़ाम हॉल में, तो आप भूल जाएगा। तो इसको मोर देन इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, लेकिन रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब मिस आउट हो जाते हैं हम लोग से। तो इसका एक फ़ॉर्मूला बुक छोटा-सा अभी जब आप लोग पढ़ेगा ना 45 डेज़ में ही बनाते रहो साइड में। तो दिस विल हेल्प यू इन द लास्ट मोमेंट, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, एंड एट द सेम टाइम लेटर ऑन व्हेन यू गिव एपीपीएससी एग्ज़ाम ना, एपीपीएससी का आई नो भी आप लोग अगर देने का जब आप लोग देगा ना, तभी भी पैटर्न सेम ही होगा पढ़ाई का। देन ऑल्सो उस टाइम पे भी हम गाइड करेगा, लेकिन ये अभी से बनाने से आपका लाइफ में जितना भी आप नर्सिंग एग्ज़ाम देगा, उसमें ये काम आएगा। तो ये एक फ़ॉर्मूला बुक बना लेना। देन मिस्टेक बुक। मिस्टेक बुक हम तो नहीं बनाया था बिकॉज़ 1 मंथ में इतना टाइम भी नहीं होता मेरे पास, एग्ज़ैक्टली 1 मंथ था। तो मिस्टेक बुक, लेकिन मेरा बहुत सारा जो टॉपर फ्रेंड्स है, बहुत सारा अलग-अलग फ्रेंड्स है, वो लोग बनाया था। तो उसमें बेसिकली कुछ एक एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको आप बार-बार गलती कर रहे हैं, तो क्यों गलती हो रहा है, तो उसको आप लिख के रख दो, सो दैट, या वो क्वेश्चन को ही लिख के रख दो कि इसमें हम ऐसा टिक मार्क किया था और ये क्या सोच के हम किया था। बिकॉज़ अगर ऐसा होता है ना कि अगर आप एक टॉपिक को एक बार गलती किया है, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि एग्ज़ाम में भी आप वही चीज़ करके आएगा। तो वो चीज़ को रेक्टिफ़ाई करना पड़ेगा। करेक्शन नहीं करने से देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सॉल्विंग सो मेनी एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ मतलब अगर देयर इज़ अ पर्सन जो एक दिन में 100 एमसीक्यू सॉल्व करता है, एंड देयर इज़ अ पर्सन हू जो दिन में 50 एमसीक्यू सॉल्व करता है। तो बट 100 जो सॉल्व करता है वो दोबारा देखता नहीं है कि कितना क्यों गलती हुआ, कैसे हुआ। बट देयर इज़ अ पर्सन जो 50 जो सॉल्व करता है, वो 50 का पूरा एनालिसिस करता है कि कहाँ में गलती हुआ, कैसे हुआ। तो देयर इज़ अ हाई चांस कि ये 50 जो सॉल्व करते हैं ना, उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा रेदर देन समवन हू इज़ सॉल्विंग 100 क्वेश्चन्स इन अ डे। So the goal is not to solve as many questions as possible. The goal is to solve less questions but do the analysis कि कैसे करके मेरा नेगेटिव मार्किंग कमाना है फाइनल में एग्जाम में, क्योंकि एक-एक मार्क्स से ना बहुत रैंक का डिफरेंस हो जाता है। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। इफ पॉसिबल टाइम होने से ये बनाना, टाइम नहीं होने से ये भी छोड़ दो। अगर आपका बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुआ है तो फोकस ऑन हाई यील्डिंग टॉपिक्स और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहो, और ये फॉर्मूला बुक तो बनाना। तो दैट्स ऑल, आई होप दिस पोर्शन इज अंडरस्टैंडेबल। देन मॉक टेस्ट। अभी मॉक टेस्ट कब करना है? मॉक टेस्ट का सी यू कैन बाय आल्सो, फ्री में भी 2-3 अवेलेबल होते हैं, हम ढूँढ के डाल देगा। तो बिफोर द एग्ज़ाम ना, 1 वीक बिफोर द एग्ज़ाम, अभी तो 45 डेज़ है, अभी ये सब अभी शुरू मत करो। अगर आपका प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल 50 टू 80% हो गया तो आप शुरू कर सकते हैं। बट फॉर समवन हू इज़ जस्ट बिगिनिंग, बस 20% ऑफ द स्टडी हुआ या 30% ऑफ द स्टडी हुआ, अभी आई वुड नॉट से इज़ द राइट टाइम फॉर मॉक टेस्ट। जब आपका थोड़ा 50% जैसा हो जाएगा, देन यू कैन जॉइन ए मॉक टेस्ट, और प्रॉपर पेन एंड पेपर से मत लिखो, क्योंकि एग्जाम इज कंप्यूटर बेस्ड, सीबीटी एग्जाम होता है ना, तो प्रॉपर ऐसा आपका टैब में या मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में बैठ के प्रॉपर मॉक टेस्ट एग्जाम दे के देखो सीबीटी में। उससे क्या होता है ना, आई रिमेंबर मेंस का एग्जाम है, मेंस का 3 घंटा का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स तो छोटा होता है, 2 घंटा का आप आराम से बैठ जाएगा। मेंस का एग्जाम है, बिकॉज़ इट वाज़ 3 आवर्स लॉन्ग, देयर वाज़ अ फ्रेंड जिसको माइग्रेन होता है, तो 3 घंटा स्क्रीन को ही लगातार देखने के बाद उसका पूरा वो माइग्रेन ट्रिगर हो गया। तो बहुत सारी चीज़ उनको आता भी था, लेकिन वो नहीं कर पाया, बिकॉज़ ही वाज़ नॉट यूज्ड टू दैट वो ना कि स्क्रीन को 3 घंटा पूरा ऐसा करके देखने के लिए। तो वो प्रैक्टिस अभी से हैबिट बिल्ड करो कि प्रीलिम्स में तो 2 घंटा आप बैठ जाएगा, लेकिन द गोल इज़ नॉट टू क्लियर ओनली प्रीलिम्स, है ना? मेंस भी क्लियर करना है आपको, फाइनल तक एम्स में जॉइन भी करना है। तो इसीलिए अभी से वो हैबिट ना, मॉक टेस्ट जब देगा तो ऑनलाइन वाला दो, सो दैट यू यू गेट दैट हैबिट ऑफ लाइक सॉल्विंग इट इन अ कंप्यूटर। तो ये करना, एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट करना मेरे हमको लगता है कि ज़रूरी है। उससे ना टाइम मैनेजमेंट का भी पता चलेगा कि फाइनल में मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। नेक्स्ट इज़ योर अच्छा,
रिवाइज मोर बट स्मार्टर, ये बेसिकली जिसका ये अभी हम जो समझाया था कि अगर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो गया तो नया चीज़ अभी मत पढ़ो, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट कमज़ोर है उसको ही आप ठीक करते रहो। बट फॉर समवन आप लोग के लिए तो अभी रिवाइज कर देखो, मेरा मेरा पास में भी सिर्फ 1 महीना था, तो मेरे पास में रिवाइज करने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी खत्म नहीं हुआ था, तो मेरे पास तो इतना समय नहीं था रिवाइज करने के लिए। तो सेम फॉर यू ऑल जो फर्स्ट टाइम अभी शुरू कर रहे हैं, तो आपके पास में इतना शायद टाइम नहीं होगा रिवाइज करने के लिए, तो आप तो पहले हाई यील्डिंग टॉपिक को ही कंप्लीट करो, सिस्टम वाइज अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो मत करो। एक बुक को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में आप जो रिकॉल कर पाएगा ना, मेरा देखो मेरा क्या फ़ायदा हुआ, हम इतना बर्न्स पर सब कुछ पढ़ा, लेकिन बर्न्स का फॉर्मूला जब एग्जाम में आया तो तभी हम उसको आंसर ही नहीं कर पाया। सॉरी। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज़ डोंट इग्नोर द जनरल सेक्शन, ये स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, इसके रिगार्डिंग कोई ग्रुप में भी पूछा था कि जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट है उसका क्या करना है। तो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के लिए ना बेसिकली छोटा-सा बुक आता है, अगर आप लोग टारगेट हाई खरीदा है तो आप लोग को मिला होगा, या मिशन परिचारिका का भी आता है, मिशन का छोटा-सा जो नॉन नर्सिंग बुक, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी है, हम डाल देगा। नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट का द प्रॉब्लम इज़ यू कैन नॉट कंप्लीटली इग्नोर इट ऑल्सो, यू कैन नॉट गिव इट मच टाइम ऑल्सो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अगर आपका देखो हाई यील्डिंग टॉपिक ही खत्म नहीं हुआ, नर्सिंग का सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, तो नर्सिंग का सिलेबस से 80% आने वाला है ना, उसको ही आप खत्म नहीं कर पाया, तो इसको आप ध्यान देके भी क्या करेगा? बट एट द सेम टाइम 20 मार्क्स इज़ अ लॉट, तो अगर आपका नर्सिंग का पोर्शन अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ और आप इसको भी इग्नोर कर दिया, तो फिर आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इसको भी कंप्लीटली इग्नोर मत करो, नॉन नर्सिंग पोर्शन को भी। 20 मार्क्स का आएगा, प्रीलिम्स में सिर्फ आएगा, ओके? मेंस में नहीं आएगा। तो इसका क्या फंडा है ना, देखो करंट अफेयर्स तो इट्स वेरी वास्ट, मतलब एवरीथिंग अंडर द अर्थ दे कैन आस्क, है ना? लेकिन भी कुछ-कुछ पैटर्न होता है, जैसे कि जीके का फर्स्ट मेरा टाइम में क्या आया था, हू इज़ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है, हू वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू लैंड इन मून, ऐसे मतलब फर्स्ट फर्स्ट वाला किसी बुक का ऑथर का नाम, ये सब, उसके बाद वर्ल्ड डिवॉर्मिंग डे आया था मेरे टाइम में, नॉर्थ से 8 में, तो ऐसा वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे, ऐसा जो थोड़ा जनरल वाला चीज़ को जनरल नॉलेज में जान लो, बाकी उसका बाहर से आने से देखो यू डोंट हैव मच मतलब पावर ओवर इट, क्योंकि जनरल नॉलेज बोलने से सब कुछ आ सकता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट मत करो। बाकी रीजनिंग, जैसे कि ब्लड रिलेशन ना, ए इज द फादर ऑफ बी एंड सी इज सिस्टर, ऐसा वाला एक दो क्वेश्चन आता है, और इंग्लिश का भी सेम देखो, एवरीथिंग अंडर द डिक्शनरी, डिक्शनरी कितना मोटा होता है, उसका अंदर में जितना भी वैसे कोई भी वर्ड उठा के दे देगा, तो इसमें वी डोंट हैव मच कंट्रोल, तो इसीलिए मेरा तो सिंस आई ओनली हैड 1 मंथ, हम तो ये पढ़ा ही नहीं, लास्ट 2-3 एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले बस कुछ-कुछ जीके, जैसे जो अभी हम मेंशन किए कि इस बार का ओलंपिक कहाँ पे होगा, जैसे इस बार अभी फुटबॉल हुआ है रिसेंटली, तो देयर इज़ अ चांस कि फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा कौन-सा कंट्री जीता है, तो वो सब पूछ सकते हैं। तो जो रिसेंटली हुआ है उसको हम करंट अफेयर्स थोड़ा-सा देख के गया था, एंड दैट वाज़ इनफ। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। अभी लास्ट आपको क्या करना है? ये कुछ थोड़ा-थोड़ा टिप है। तो देखो, सिर्फ़ पढ़ना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, पर पढ़ के आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में याद रिकॉल कर सकना पड़ेगा। तो अभी से वो हैबिट रखो कि एक टॉपिक पढ़ा, उसको आप कितना रिकॉल कर सकते हैं। एक्टिव रिकॉलिंग ये एक मेथड है स्मार्ट स्टडी का, तो ये एक्टिव रिकॉलिंग अभी से करो, और टॉपिक पढ़ा देन एंड देयर उसका एमसीक्यू 4, 5, 6, अगर कम भी 10 भी कर सका तो 10 भी करके रख दो। तब उससे और क्लैरिटी मिलेगा, कांसेप्ट बिल्ड होगा। देन लर्न टू लीव क्वेश्चंस, बहुत लोग क्या होता है ना, मेरा भी ऐसा है, तो कोई-कोई बहुत रिजिड होता है, जैसे कि हम ना बहुत ज़िद्दी है, एक टॉपिक हम पढ़ा, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, मेरा मूड खराब हो जाएगा, क्यों नहीं सक रहा है, उस पे ही अटक जाएगा। तो अभी टाइम नहीं है, 45 डेज़ में यू कैन नॉट वेस्ट टाइम। अगर कभी-कभी क्या होता है ना, डिपेंडिंग ऑन द डे, डिपेंडिंग ऑन द मूड, कभी आपका मूड स्विंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, या हेल्थ इश्यूज़ है, तो देयर इज़ अ चांस कि आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आप गलती कर सकते हैं। तो यू आर ह्यूमन, लाइक खुद को वो लेवरेज दो कि आप ह्यूमन हैं, आपसे गलती हो सकता है। तो ज़्यादा एक टॉपिक में अटक रहा है, बहुत तकलीफ लग रहा है, तो मूव ऑन फ्रॉम दैट टॉपिक। आपका पास और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको कवर करना है। सेम विद द क्वेश्चन, जब सॉल्व करता है, नहीं हो रहा है, कम मार्क्स आ रहे हैं, कोई-कोई दुखी हो जाता है ना, डिमोटिवेट हो रहे हैं, दी हम ट्राई किया था, इतना गलती आ रहा है। तो वो सबका होता है, मेरा भी हुआ था, आपका भी होगा। उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, क्वेश्चंस नहीं सक रहा है, मूव ऑन। टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, जब बेटर मूड होगा उसको फिर से टैकल करो। जब उसके लिए मूड खराब होके वापस स्टक होके नहीं बैठ जाना है।
देन डोंट नेग्लेक्ट द वीक सब्जेक्ट्स। तो क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल सपोज इफ यू आर समवन हु लाइक्स से पीडियाट्रिक नर्सिंग एंड ओबीजी आपको पसंद है, सो यू आर ओनली फोकसिंग लाइक आपका स्ट्रेटजी ये रहेगा कि आई विल ओनली स्टडी पीडिया एंड ओबीजी प्रॉपरली, हम 100% पूरा सॉल्व करेगा। कम्युनिटी हमको अच्छा नहीं लगता है तो कम्युनिटी वी विल सी छोड़ देगा हम एक सब्जेक्ट। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पैटर्न चेंज होता है। फॉर एग्जांपल नॉर्सेट 8 का टाइम में मेंस में साइकियाट्री बहुत ज़्यादा आया था, तो गुड फॉर लकी फॉर मी। फिर इस बार मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बहुत सारा आया है नॉर्सेट 10 में, तो पैटर्न चेंज होता है। यू डू नॉट नो कि कौन सा सब्जेक्ट से ज़्यादा आएगा या कम आएगा। तो एटलीस्ट क्या आप कर सकते हैं कि, और कहाँ से आएगा वो भी आपका हाथ में नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि हर सब्जेक्ट को, इवन इफ यू डोंट लाइक द सब्जेक्ट, एटलीस्ट वो सब्जेक्ट का जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कंट्रासेप्टिव डिवाइस, नेशनल हेल्थ मिशन, वो लोग का जो लोगो वगैरह इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है। तो एटलीस्ट जो टॉपिक आपको पता है कि हाई यील्डिंग है, इससे क्वेश्चन आता है, तो पूरा सब्जेक्ट को आप पसंद नहीं होने से भी उसको कंप्लीटली इग्नोर मत करो, क्योंकि वहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर आप पीछे रह जाएगा। तो आपका प्रेडिक्शन अगर रॉन्ग हो गया, सपोज आप पीडिया और ओबीजी पूरा अच्छे से 100% कर लिया, बट उस साल वहाँ से क्वेश्चंस कम आया, जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, जिसको आप थोड़ा नेग्लेक्ट किया था कि कोई बात नहीं, इसको हम जो उससे कवर कर लेगा, तो आपका अगर स्ट्रेटेजी काम नहीं हुआ तो उसकी वजह से आपका सीट जा सकता है, तो वो गलती मत करो। फिर ये प्रैक्टिस फुल लेंथ, तो यही हम थोड़ा पहले जो बताया था, वो हैबिट बनाओ, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड होगा ना, आपको कंप्यूटर में पूरा 2 घंटा आँख ब्लिंक नहीं करके देख के सॉल्व करना होता है, तो पूरा हेडेक हो जाता है, किसी-किसी का माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है स्क्रीन को देख के। तो वो थोड़ा अभी से धीरे-धीरे आदत बनाओ कि फ़ोन में ही वो क्वेश्चन सॉल्व करने का ना, या आपके पास टैब या लैपटॉप है तो उसमें ही सॉल्व करने का, ये आदत अभी से धीरे-धीरे बनाओ। फिफ्थ इज़ योर रिकॉग्निशन रिकॉल। कभी-कभी क्या होता है ना, जस्ट बिकॉज़ ये लोग ये, और स्पेशली जो ना रिपीटर होता है, रिपीटर लोगों के साथ ये होता है ना, मेरा मतलब अ, ऐसा होता है कि ये टॉपिक फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो प्रेशर, बेड ना, बेड सोर तो हमको आता है। कुछ भी टॉपिक ऐसा नहीं होता कि आपको आता है, तो फ़ैमिलियर लगने से हम लोग क्या होता है ना, वो टेंडेंसी होता है, इसको ऑलरेडी जानते हैं, नहीं पढ़ेगा। तो वहाँ से ही आप सिली मिस्टेक करके आएगा एग्ज़ाम में। तो अगर वो टॉपिक हाई यील्डिंग है, तो चाहे वो फ़ैमिलियर लगने से भी, चाहे आपको उसके बारे में पता होने से भी, उसका थोड़ा-सा 10 या 12 क्वेश्चन्स करके रखो, उसको एक बार गो थ्रू करके रखो। ऐसा ऐसा मत सोचो कि फ़ैमिलियर है तो इसको छोड़ देगा, हो जाएगा, इसको हम शायद आता है। इम्यूनाइज़ेशन, कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ये लोग क्या ईज़ी है ना, कॉपर्टी सबको पता है, लेकिन कन्फ्यूज़िंग है। 375, 380 का डिफरेंस बताओ, या सहेली जो कॉन्ट्रासेप्टिव वो है, उसका कंपोज़िशन बताओ। तो इट्स ईज़ी बट इट्स कन्फ्यूज़िंग, सेम विद इम्यूनाइज़ेशन। तो ऐसा टॉपिक जो फ़ैमिलियर लग के छोड़ने का गलती करते हैं ना, वो थोड़ा मत मत करना, उसको अवॉइड करो। एंड नेक्स्ट इज़ योर कंसिस्टेंसी ओवर मैराथन। क्या होता है ना, जैसे कि आज हम ऐसा मोटिवेट कर रहे हैं कि ऐसा-ऐसा करना है, तो आज मोटिवेट होके आज 3 घंटा पढ़ेगा, कल एक बार एकदम बिल्कुल छोड़ देगा, तो वो नहीं होना है। कंसिस्टेंसी, दिन में 1 घंटा पढ़ा या 2 घंटा भी पढ़ा, तो कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन मैराथन। एक दिन में एकदम 5 घंटा पढ़ा, उसके बाद 1 हफ्ता नहीं पढ़ा, तो आपका ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। रादर देन दैट वो हैबिट बिल्ड करो। आई विल टेल यू माय एग्जांपल। जब हम दे रहा था नोटसेट 8, तब अप्रैल को एग्ज़ाम था, अप्रैल 12 तारीख को एग्ज़ाम था लास्ट ईयर 2025 का। तो उस साल मोपिन का गोल्डन जुबली था, आई एम अ गालो, सो नाहरलगुन में बहुत बड़ा सा सेलिब्रेशन हो रहा था। अप्रैल 5 को मोपिन का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रहा था, इट वाज़ वेरी ग्रैंड। तो मेरे पेरेंट्स, फैमिली मेंबर सब बोले कि चलो एक दिन नहीं पढ़ने से कुछ नहीं होता है, तो मोपिन सेलिब्रेट करके आएगा। आई सेड नो, मेरा फिर वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगा, तो हमको गिल्टी होगा, हम जाएगा ही नहीं। तो दैट वो सिंसियरिटी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना ही तो है ना, 1 महीना इज़ नॉट मच, ओके? पीपल डू कोचिंग फॉर इयर्स एंड इयर्स। अगर आपको क्लियर करना है तो 1 महीना इज़ आल्सो इनफ। तो हम गोल्डन जुबली था, बहुत अच्छे से हमको बहुत जाने का भी मन था, कल्चरल नाइट्स देखने का मन था मोपिन का, बट नहीं गए हम उस साल, क्योंकि मेरा 12 तारीख को एग्ज़ाम है, 5 तारीख को हम एन्जॉय नहीं कर सकते। माय कंसाइंस वाज़ नॉट अलाउइंग इट। तो ऐसा होना है आपको। अगर आप सच्ची में लगता है कि क्लियर करना है, तो कंसिस्टेंसी ओवर मैराथन। 1 दिन पड़ेगा, 2 दिन नहीं पड़ेगा, ये सब मत करो। सब कुछ छोड़ के अभी 45 डेज़ ही है, 45 डेज़ भी अगर आप अच्छे से कर लिया ना, निकल जाएगा। नेक्स्ट इज़ बिल्ड कॉन्फिडेंस फ्रॉम एविडेंस। तो अभी शुरू-शुरू में पैनिक भी हो सकता है कि सब लोग इतना पढ़ लिया होगा कि क्या कर लिया होगा, हम तो अभी तक शुरू भी नहीं किए। तो कोई इश्यू नहीं, अब जितना कॉन्सेप्ट एक पढ़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेगा, उतना आपको कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बूस्ट होगा, ठीक है? दूसरा के साथ कंपैरिज़न नहीं करना है, कंपैरिज़न किल्स पीपल। कंपैरिज़न होगा, एंग्ज़ियस होगा, मेरा दोस्त क्या पढ़ रहा है, उसके पास क्या बुक है, ये क्या है? गाइडेंस तो सबको हम एक ही दे रहे हैं ना, और ग्रुप में भी जितना जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हम सारा डाल देगा, कहीं-कहीं से ढूँढ के हम डाल देगा। बस आपका काम है कि आपको मेहनत करना है।
कुछ कन्फ्यूज़ होने से ईज़िली रीच आउट करो, ग्रुप में ही रीच आउट करो। सो आप जो फेस कर रहे हो वो सब फेस करेगा। तो धीरे-धीरे वो चीज़ आएगा, ठीक है? तो उसके बाद सेम ये जो पॉइंट नंबर 7 और 9 इज़ सेम, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। सबका जर्नी अलग-अलग है, कोई रिपीटर है, कोई थर्ड टाइम दे रहा है, कोई सेकंड टाइम दे रहा है, किसी का ये फर्स्ट टाइम है, बस पेपर देखने के लिए दे रहा है। तो इट विल बी ऑल डिफरेंट, आप सबका जर्नी अलग-अलग होगा, तो खुद को दूसरा के साथ में कंपेयर करके ये प्रिपरेशन में ऐसा बहुत होता है कि अरे दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो उससे ना खुद को ही हार्म होगा। तो तुम्हारा जर्नी मतलब इट्स ओनली योर्स, खुद दूसरा के साथ में कंपेयर करके उसको खराब नहीं करना है। देन प्रोटेक्ट द लास्ट वीक में क्या होता है ना, तो अभी तो 45 डेज है, तो अभी वी विल गो स्लो स्लो। लास्ट एक हफ्ता में पूरा पैनिक हो जाएगा, ये टॉपिक भी नहीं किया है, ये भी नहीं किया है, कोई बोल रहा है कि वहां से ज्यादा आएगा, नया सोर्स है। तो वो सब नहीं करना है, लास्ट एक हफ्ता में तो बस रिवाइज ही करना है, बस रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, और क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चंस ही करना है। लास्ट एक हफ्ता में बस क्वेश्चंस किया था, और जो टॉपिक जैसे कि भूल गया तो उसको हाई यील्डिंग है और हम भूल रहे हैं तो उसको हम बस रिवाइज किया था। बाकी नया चीज कुछ भी नहीं पड़ा लास्ट 1 वीक में। देन ये अवॉइड सिली मिस्टेक्स। बाद में ना ये क्या होता है, बहुत लोग एग्जाम देने के बाद आके सिली सिली मिस्टेक करके आ गए, तो ये सिली मिस्टेक्स को अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अच्छे से अभी जब आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, तो अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को पढ़ना है। नॉट, एक्सेप्ट, बेस्ट, फर्स्ट, मोस्ट, ये सब वर्ड्स को ध्यान में रखो। एक्सेप्ट दिस बोलने से कुछ और तुक्का मार के नहीं आना है। तो मेरा एक एग्जांपल बताएगा, तो ये ट्रैकोस्टोमी कौन-सा ये में यहाँ पे कौन-सा रिंग में करता है लारिंक्स का? ऐसा करके एक क्वेश्चन आया था। तो आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट, L3 और L4 का बीच में, L2 और 3 का बीच में होता है। स्पीड से टिक मार्क कर दिया, लेकिन इमेज में अलग दिखा रहा था ना, L4 L5 दिखा रहा था। तो ऐसा सिली-सिली मिस्टेक नहीं करना है। तो वो अभी से प्रैक्टिस जब आप लोग करेगा ना, वहाँ से ही ऐसा करके शुरू करना है। तब आपका ये सिली मिस्टेक्स लोग जो कम होगा, क्योंकि 1-1, 2-2 मार्क्स से बहुत रैंक का डिफरेंस हो जाता है। तो विथ दिस आई विल जस्ट समराइज़ वन्स। दिस इज ऑल अबाउट 40-45 डेज प्रिपरेशन। तो आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले पीवाईक्यू सॉल्व करना है, नोट सेट 1 से लेके 10 का। इफ़ इट्स नॉट पॉसिबल, नोट सेट 8, 9, 10 का पीवाईक्यू करना है। सेकंड चीज़, आपको हाई यील्डिंग टॉपिक्स कौन कौन सा है उसको जमा करके हाई यील्डिंग टॉपिक्स को आपको पढ़ाई करना है। एंड हाई यील्डिंग टॉपिक्स पढ़ने का साथ साथ आपको उसका जो क्वेश्चन है एमसीक्यू भी देन एंड देयर आपको सॉल्व करना है। उसके साथ एट द सेम टाइम आपको एक वो फ़ॉर्मूला बुक बना के रखना है, जिसमें आप जो सब जितना भी फ़ॉर्मूलाज़ पड़ेगा उसको लिखते जाओ, उसको लास्ट मिनट में देखने के लिए। इफ़ पॉसिबल मिस्टेक बुक भी बनाना है, जहाँ पे जिसको आप जो टॉपिक को आप बार-बार मिस्टेक कर रहे हो उसको आप रिवाइज़ करने के लिए, और ये जो छोटा-छोटा टिप हम दिया है वो सबको आप लोग ध्यान में रखना है। और जो 20 मार्क्स प्रीलिम्स में आने वाला है नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट से, उसको भी कंप्लीटली अवॉइड नहीं करना है। तो विद दैट आई एंड माय प्रेजेंटेशन। अभी द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप लोग को किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीवन वॉलंटियर? एम आई ऑडिबल? Yes, dear. हाँ, तो इसके अलावा इतना इज इनफ फॉर 45 डेज। इससे ज़्यादा 45 डेज में इट्स नॉट फीजिबल, और इतना इज इनफ टू गेट अ सीट इन द एग्जाम ऑल्सो, फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इसके बाहर में इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क, नहीं तो वी कैन एंड द सेशन। किसी को कुछ जानना है, कुछ पूछना है रिलेटेड टू द एग्जाम, रिलेटेड टू द sources, materials, anything? No? Okay, then we will end the session here. Yes, dear. Okay. Thank you everyone for attending the session. आप लोग अच्छे से prepare करना. If anything, I will update in the group. Thank you, dear. Okay. Thank you. Okay.